तो बच्चों अब जो है हम करने जा रहे हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन एंड E1 CB मैकेनिज्म का कंपैरिजन। तो इन तीनों मैकेनिज्म का अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन कौन सा तो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, और आपको ये समझ में आएगा कि गिवन जो क्वेश्चंस हैं आपके पास नीट के एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो वो कौन सी मैकेनिज्म से हो रहा है, और जो एल्कीन बन रही है वो हॉफमैन बन रही है या जेटसेफ एल्कीन बन रही है। तो ये जो कंपैरिजन है बहुत ही अच्छा कंपैरिजन होने वाला है। तो सबसे पहले आपको E1, E2 एंड E1 CB मैकेनिज्म को अच्छे से पता होना चाहिए। तीनों मैकेनिज्म के अंदर जो सबस्ट्रेट है वो क्या लिया जाएगा, तो हम बात करें यहाँ पर, तो हम जानते हैं कि ये तीनों ही बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। जब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं तो तीनों में ही क्या लिया जाएगा, तीनों में ही बीटा कार्बन पर H और ये दो ग्रुप्स होंगे, एक लिविंग ग्रुप होगा और एक H होगा। दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, ये अल्फा और बीटा H होना जरूरी यहाँ पर है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं E1 मैकेनिज्म को डिस्कस। तो तीनों मैकेनिज्म में ही क्या होगा, तीनों मैकेनिज्म में सेम क्या होगा, बीटा कार्बन पर दो ग्रुप्स लगे होंगे, बीटा कार्बन पर जो दो ग्रुप्स लगे होंगे, यहां भी लगे होंगे, यहां भी लगे होंगे, और E1 CB मैकेनिज्म में भी इसी तरीके से ग्रुप्स जो हैं वो लगे होंगे। ठीक बात है। अब बात आती है कि इन तीनों में क्या कंपैरिजन है। तीनों अभी तक सेम दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि E1 मैकेनिज्म में भी सेम रिएजेंट है, यहां भी रिएक्टेंट सेम है, सबस्ट्रेट सब में क्या है, सेम है। तो जब सबस्ट्रेट सेम है तो अब किस तरीके से रिएक्शन यहां पर होगी, तो यहां पर जो है E1 मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो यहां पर जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं वो लेंगे हम H2O, जो कि क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या H2O की बात की जाए तो इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो बीटा H से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सके। तो ये क्या करेगा, यहां पर ये जो लिविंग ग्रुप है सबसे पहले निकलेगा। सबसे पहले क्या निकलेगा, यहां पर लिविंग ग्रुप। तो यहां पर लिविंग ग्रुप निकलने के लिए यहां पर जो लिविंग ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप। और गुड लिविंग ग्रुप की क्या डेफिनेशन है, गुड लिविंग ग्रुप ऐसे लिविंग ग्रुप्स हैं जो इजीली जो है यहां से रिमूव हो जाते हैं, उनको बोला जाता है गुड लिविंग ग्रुप। और जो नहीं निकलते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या निकला, लिविंग ग्रुप निकला। जब लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा तो आपके पास जो ऑब्टेन होगा वो होगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, यहां पर जो कार्बोकैटायन है वो क्या है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकैटायन। तो जब भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो यहां पर रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी अगर है तो रीअरेंजमेंट भी यहां पर होगा। दैट मींस E1 जो मैकेनिज्म है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक बात है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये H2O दिया होता लो टेम्परेचर पर, अगर लो टेम्परेचर पर दिया हुआ है तो क्या होगा, यहां से H2O जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN1 रिएक्शन दे देगा। अब हम यहाँ क्या दे रहे हैं, हाई टेम्परेचर यहां पर दे रहे हैं। टेम्परेचर कौन सा होगा, हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर होगा तो क्या बन जाएगा, यहां पर बीटा से H जो है वो रिमूव हो जाएगा, H जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहां पर बन जाएगा। ठीक है। तो यहां पर हाई टेम्परेचर पर क्या निकलेगा, बीटा H प्लस जो है रिमूव हो जाएगा और आपको जो है एल्कीन प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ठीक बात है। अब हम चलते हैं इस मैकेनिज्म की ओर, सेकंड जो मैकेनिज्म है उसकी ओर चलते हैं।
कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है वो कौन सा होगा, यहाँ पर बेस क्या होगा, तो हम देखते हैं। सबसे पहली तो हम बात करें लिविंग ग्रुप, तो L बराबर जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ भी गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है यहाँ भी। लेकिन यहाँ पर जो हम ले रहे हैं, यहाँ हमने क्या लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या H2O, यानी कि यहाँ पर ये ले रहे हैं हम वीक बेस, ठीक है, जो कि इजीली प्रोटॉन को बीटा H को नहीं निकाल पाता है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं अल्कोहलिक KOH, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर लेंगे। अल्कोहलिक KOH ले लो या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ से प्रोटॉन जाए, ठीक है, और प्रोटॉन जाए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और ये दोनों भी यहाँ से निकल जाए। ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्या होगा, कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा। तो यहाँ पर कोई भी कार्बोकैटायन या कार्ब एनायन का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा, और यहाँ पर कंसर्टेड मैकेनिज्म में क्या मिल जाएगी आपको, एल्कीन ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ बना कार्बोकैटायन, लेकिन इन दोनों में जो है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, इसमें कोई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ना ही कोई कार्ब एनायन का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। अब देखिए इवन CB मैकेनिज्म में क्या होता है, तो इवन CB मैकेनिज्म में ये जो L है यहाँ होगा पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप यहाँ पर होगा, जो कि इजीली, अब पुअर लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज लिविंग ग्रुप, पॉजिटिवली चार्ज मतलब OF2 प्लस, OR2 प्लस, ठीक है, NF3 प्लस, ठीक है ना, या फिर फ्लोरीन। तो सबसे पहले यहां पर भी क्या लिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। और लिविंग ग्रुप जो है वो कह रहा है कि मैं यहां से रिमूव नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं क्या हूं, पुअर लिविंग ग्रुप हूं। तो ये यहां से अब जब निकलना नहीं चाहता है, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, देखो यहां और यहां में कंपैरिजन करके देखो, तो यहां क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस प्रोटॉन लेने आया, इधर से ये भी निकलना चाह रहा है, तो दोनों एक साथ निकले और एंटी पेरिप्लेनर से निकलेंगे। ठीक बात है, तो एल्कीन के चैप्टर में ये चीजें एक्सप्लेन और कर दी गई है। अब देखना यहां पर क्या है, ये कह रहा है मैं यहां से नहीं जाऊंगा, तो इसको जबरदस्ती यहां से भेजा जाएगा। ठीक है, जब यहां से जबरदस्ती यहां से भेजा जाएगा, तो ये देखना सबसे पहले क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, प्रोटॉन तो ले लेता हूं। वो कह रहा है तुम भी जा रहे हो क्या, या कहा कि मैं प्रोटॉन ले लूंगा तुम निकल जाओगे क्या, हाँ मैं निकल जाऊंगा, लेकिन ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे नहीं निकलूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पुअर लिविंग ग्रुप या फ्लोरीन जैसा कुछ भी लगा हुआ है, तो फ्लोरीन नहीं चाहता है कि मैं यहाँ से रिमूव हूं। तो जब ये रिमूव नहीं होगा यहाँ से, जब ये यहाँ से रिमूव नहीं होगा लिविंग ग्रुप, तो सबसे पहले जब भी यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे और यहाँ पर ये जो पुअर लिविंग ग्रुप है, इसके कारण क्या होगा बच्चे, कि सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग बेस प्रोटॉन को यहाँ से निकाल लेगा। जब प्रोटॉन को यहाँ से निकाल लेगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, कार्ब एनायन यहाँ पर मिलेगा। कैसा मिलेगा, कार्ब एनायन मिलेगा। तो इंटरमीडिएट जो है वो क्या है, कार्ब एनायन। तो तीनों को कंपेयर करो, इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन, इसमें इंटरमीडिएट कुछ भी बन नहीं रहा है, यहाँ पर कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बन रहा है। तो अब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, जिसके कारण ये लिविंग ग्रुप को जबरदस्ती यहाँ से भेजा जाएगा और आपको एल्कीन जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको जो है एल्कीन ऑब्टेन होने वाली है। ठीक है, तो जब एल्कीन मिलेगी, इन तीनों मैकेनिज्म को अगर स्टडी किया जाए, तो तीनों मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहले यहां इन दोनों में तो क्या है, लिविंग ग्रुप अच्छा है, इन दोनों में क्या है, लिविंग ग्रुप अच्छा है, लेकिन यहां पर वीक बेस ले लिया आपने, वीक बेस ले लिया तो क्या होगा, यहां से प्रोटॉन नहीं निकल पाएगा, प्रोटॉन नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा, पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, H+ निकलेगा और एल्कीन बनेगी।
ठीक बात है। सेकंड जो प्रोसेस है उसके अंदर लिविंग ग्रुप भी अच्छा है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, दैट मीन्स ये दोनों एक साथ जाएंगे। ठीक बात है। E1 में क्या है, पहले लिविंग ग्रुप जाएगा, E2 में दोनों एक साथ जाएंगे, और E1 CB मैकेनिज्म में पहले प्रोटॉन जाएगा और लिविंग ग्रुप बाद में यहां से जबरदस्ती निकाला जाएगा। तो अगर तीनों के अंदर कंपैरिजन की बात की जाए तो इन तीनों में इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट इन तीनों में बनता है यहां पर कार्बोकैटायन, यहां कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि यहां पर कार्ब एनायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो अब इन तीनों को कंपेयरली स्टडी किया जाए तो सबस्ट्रेट क्या होगा, यहां पर सबस्ट्रेट यहां पर जो सबस्ट्रेट है वो क्या होने वाला है बच्चे, सबस्ट्रेट यहां पर होगा ये लिविंग ग्रुप, और ये क्या बन जाए, इजीली कार्बोकैटायन यहां पर फॉर्मेशन हो जाए। और यहां पर जो है हम क्या लेते हैं, वीक बेस यहां पर लेते हैं। ठीक है। तो सेकंड अगर बात की जाए कि इनमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो अब आप बता देंगे कि इंटरमीडिएट यहां पर क्या बनता है। तो इंटरमीडिएट यहां पर बनता है कार्बोकैटायन। यहां पर जो इंटरमीडिएट है वो क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो E1 मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसकी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वही E1 मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। दैट मीन्स E1 जो है वो क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक बात है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वीक बेस था, पहले क्या निकला, पहले लिविंग ग्रुप निकला, कार्बोकैटायन बना, उसके बाद में ये H+ यहाँ से निकल जाएगा। अब देखो E2 मैकेनिज्म की बात की जाए तो दोनों एक साथ निकलेंगे, दैट मीन्स उसका कार्बोकैटायन यहाँ पर बन ही नहीं रहा है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बीटा पर H कितने हैं। जितने ज्यादा बीटा पर H होंगे उतना ही जल्दी एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। यहां पर हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। ठीक है। तो यहां पर इंटरमीडिएट कुछ भी नहीं बनता है, नो इंटरमीडिएट। क्यों, क्योंकि ये मैकेनिज्म जो है वो कैसी होती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है। जब कंसर्टेड मैकेनिज्म होगी तो यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट बनने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है। अब बात की जाती है थर्ड की, कि यहां पर L जो है वो क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप। तो पुअर लिविंग ग्रुप आपको बता दिए गए हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज लिविंग ग्रुप हो या फिर फ्लोरीन हो। तो इसके कारण क्या मिलेगा, यहां से H निकलेगा, ये अल्फा और बीटा से H निकलेगा, ये बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, प्रोटॉन को का रिमूवल होगा, जिसके कारण आपके पास क्या मिलेगा, कार्ब एनायन आपको यहाँ पर ऑब्टेन होगा। दैट मीन्स कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा क्या, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी E1 CB मैकेनिज्म। दैट मीन्स हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि कार्ब एनायन जहाँ स्टेबल होगा तो वही क्या होगा, मोर एसिडिक बीटा H। तो इसे बोला जाएगा मोर एसिडिक बीटा H विल बी रिमूव्ड। तो यहां आप देखना, मैंने बताया था यहां फ्लोरीन हो रूल्स के अंदर, एलिमिनेशन के अंदर, कि यहां से क्या निकल रहा है, जब फ्लोरीन हो तो मोर एसिडिक बीटा H को निकालना है। ठीक है। और आपको बोला था यहां पर पॉजिटिव चार्ज लिविंग ग्रुप हो तो भी आपको किसको निकालना है, मोर एसिडिक बीटा H को निकालना है। जबकि यहां पर ClBr था, तब मैंने कहा था ज़ेथसेफ एल्कीन बनेगी। ठीक है ना, जिसको सेथजेफ एल्कीन भी बोला जाता है। ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट अगर बात की जाए कि यहां पर बेस और टेम्परेचर की बात की जाए, बेस वर्सेस टेम्परेचर। लिविंग ग्रुप हमने देख लिया, लिविंग ग्रुप क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है और पुअर लिविंग ग्रुप है। अब हम कह रहे हैं बेस और टेम्परेचर, तो यहां पर लिया जाएगा वीक बेस लिया जाएगा, या फिर लिया जाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक बात है। और टेम्परेचर जो है हाई लिया जाएगा,
हाई टेम्परेचर लिया जाएगा। अगर आपने वीक बेस और लो टेम्परेचर ले लिया तो यहां पर तो हो रही है E1 मैकेनिज्म, जबकि यहां पर जो है वो होगी SN1 मैकेनिज्म। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि E1 और SN1 में क्या फर्क है, तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है टेम्परेचर का। ठीक बात है। यहां पर हम जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और ये जो है रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी। और यहां तो महाराज जो ये लिविंग ग्रुप हैं यही निकलना नहीं चाहते हैं, तो हमें स्ट्रॉन्ग बेस लेना ही होगा। सबसे पहले कार्ब एनायन बनेगा, तो यहां भी क्या लेना होगा, स्ट्रॉन्ग बेस आपको यहां पर लेना होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस लेने के साथ ही टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर पर काम यहां पर हो जाएगा। तो अगर E1 की बात आपने की, यहां पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, यहां तो कार्बोएनायन बनता ही नहीं है, कार्बोकैटायन या कार्बोएनायन नहीं बनता है, तो ये कहां से निकलते हैं, एंटी पेरिप्लेनर से। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एंटी पेरिप्लेनर वाला जो मैकेनिज्म मैंने समझाया वो कौन सा है, E2 मैकेनिज्म है, सारा का सारा ही E2 मैकेनिज्म है। E1 और E1CB जो दोनों में कोई भी एंटी पेरिप्लेनर की जरूरत नहीं है। ठीक बात है। अब बात की जाती है इंटरमीडिएट हो गया, बेस हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब बात की जाती है प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट यहां पर जो है वो मिलेगा सेतजेफ, जिसको बोला जाता है जेटसेव। ये जो है जेटसेफ जो है ये साइंटिस्ट थे जिसके नाम पे एल्कीन का नाम दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम सेतजेफ एल्कीन। ठीक है, सेतजेफ एल्कीन का मतलब क्या हुआ, मोर क्राउडेड एल्कीन, या और बोल दिया जाए कि मोर स्टेबल एल्कीन जो है वो मिलेगी, जिसमें क्या होंगे, ज्यादा अल्फा H होंगे। अब यहां पर देख लो E2 मैकेनिज्म में भी सेतजेफ एल्कीन ही प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, लेकिन यहां पर E1CB में आप क्या कर रहे हैं, E1CB में आप पहले कार्ब एनायन बना रहे हैं, मोर स्टेबल आप क्या बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मोर एसिडिक बीटा H को यहां से रिमूव कर रहे हैं। जब मोर एसिडिक बीटा H जाएगा, कार्ब एनायन बनेगा, तो यहां पर जो जनरली जो एल्कीन बनेगी वो कैसी होगी, हाफमान एल्कीन मिलेगी। ठीक बात है। और यहां पर जेटसेफ एल्कीन भी मिल सकती है और हाफमान एल्कीन भी मिल सकती है। तो ये डिपेंड करेगा कि एंटी पेरिप्लेनर कंडीशन पर कौन है। ठीक है, एंटी पेरिप्लेनर कंडीशन पर का जो H है वो ही यहां से रिमूव होगा। ठीक है, यहां से ये चीज ध्यान रखनी होगी। जनरली जो है अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हो तो आपको कैसी एल्कीन बनानी है, सेतजेफ एल्कीन का फॉर्मेशन आपको करना है। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर आपको इन चीजों का ध्यान में रखना है, जिससे आप क्या कर पाओ, बीटा एलिमिनेशन प्रोडक्ट को अच्छे से बना पाओ। ठीक बात है। तो अब हम फर्दर आगे डिस्कशन करते हैं। बच्चों जो है बच्चों अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म एंड E2 मैकेनिज्म। चारों जो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनको कंपेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चंस उठते हैं उसमें हम हमेशा क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो यहां पर इसको हम कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा तो सबस्ट्रेट लेना है और कौन सा, अगर आपको गिवन क्वेश्चन में आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हो, वीक बेस लिया हो या स्ट्रॉन्ग बेस दिया हो, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है, और अगर लो टेम्परेचर दे दिया या हाई टेम्परेचर दे दिया तो कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। अगर हम इतना जान जाएं तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत होने वाला नहीं है। तो सबसे पहली अगर बात कर दी जाती है, हमने यहां पर लिविंग ग्रुप को L लिखा है, ये जो है
लिविंग ग्रुप को हमने मान लिया है कि लिविंग ग्रुप फ्लोरीन या पॉजिटिव चार्ज लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप या पुअर लिविंग ग्रुप होता है जो इजीली नहीं निकलता है, और वो किसके थ्रू निकलता है? इवन सीबी मैकेनिज्म के थ्रू निकलता है। तो हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं SN1, SN2, E1 एंड E2 को। अगर आपको सबस्ट्रेट दे दिया कोई भी जिसमें L जो है एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, सभी में जो लिविंग ग्रुप है बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिया जाता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पहले तो यहाँ से L निकलता है लिविंग ग्रुप, जिससे यहाँ कार्बोकैटायन बनना चाहिए, लेकिन ये जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल नहीं है। तो क्या कर सकता है? लिविंग ग्रुप के पास ये क्या है? लोन पेयर, जिसके कारण ये बैक साइड से अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। दैट मीन्स इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर होगी, ठीक है। और सेकंड, अगर आपसे बोल दिया जाए, अगर आपको वीक बेस दे दिया जाए, वीक बेस में या आपको चार्ज पार्टिकल दिए जाए, ये वीक बेस या चार्ज पार्टिकल्स क्या हैं? गुड न्यूक्लियोफाइल हैं। ये क्या है? गुड न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपको OH माइनस दे दिया जाए या I माइनस दे दिया जाए, ये सब क्या है? गुड न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन ये जो बेस हैं वो कैसे हैं? वो वीक बेसिस हैं जो इजीली प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं, तो यहाँ से प्रोटॉन तो बीटा पे H ही नहीं है तो निकालेगा नहीं, तो बैक साइड से अटैक होगा। और तो मिथाइल हैलाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें भी क्या होगा? SN2 मैकेनिज्म होगा। अब देखिए, अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करते हैं? इजीली बीटा H से प्रोटॉन को रिमूव कर देते हैं और एल्कीन बनाने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बीटा कार्बन ही नहीं है, तो बीटा H भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा, तीनों में क्या मिलेगा? SN2 मैकेनिज्म वाला प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा। तो आपको चाहे X माइनस दिया जाए, चाहे आपको RO माइनस दिया जाए, ये L निकल जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा? CH3OR, ठीक बात है। तो यहाँ पर तीनों में ही क्या होगा? SN2 रिएक्शन होगी। अगर मान लो आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि क्या आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है वो कैसा प्रोडक्ट होगा, सबसे फर्स्ट ऑप्शन वो दे देता है, वो ये कहेगा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। सब सेकंड वो बोल देता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड बोल देता है बोथ, और चौथा अगर आपको दे देता है नन ऑफ दीज। तो आपको आंसर क्या करना है? नन ऑफ दीज पे टिक करना है। क्यों? क्योंकि ये कायरल कार्बन ही नहीं है। जब कायरल कार्बन नहीं है तो यहाँ पर रिटेंशन और इन्वर्जन की कोई बात नहीं होगी। रिटेंशन की या इन्वर्जन की अगर बात करनी हो तो आपको जो कार्बन लेना होगा वो कैसा कार्बन होगा? कायरल कार्बन यहाँ पर होगा। तो सेकंड अगर बात की जाए आपके साथ, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपको दे रखा है तो चाहे कितना भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपको दे दिया जाए, तो आप जानते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में 1 डिग्री हमेशा ही क्या देता है? SN2 देता है। और 3 डिग्री हमेशा ही क्या देता है? 3 डिग्री हमेशा ही SN1 देता है। अब ये कैसा है? 2 डिग्री है। ये कैसा है? 3 डिग्री जो है वो हमेशा ही 4 मिनट। तो अगर अब आपको बात कर ली जाए, अगर अब आपको बात की जाए यहाँ पर कि ये वाला कंपाउंड आपको दे रखा है, सबस्ट्रेट क्या है? CH3CH2Cl, यानी कि इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करवानी हो या वीक बेस के साथ करवानी हो और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवानी हो, तो कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर ऑब्टेन होंगे? तो अब आप यहाँ पर देखिए कि आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया 1 डिग्री, ये कैसा है? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले या कोई वीक बेस ले, तो दोनों के साथ 1 डिग्री कैसे रिएक्शन देगा? तो दोनों के साथ ही SN2 रिएक्शन देगा, क्योंकि 1 डिग्री पर कार्बोकैटायन जो है स्टेबल नहीं होगा, तो यहाँ SN1 के कोई चांस भी नहीं होंगे। यहाँ पर सिर्फ जो मैकेनिज्म होगी वो कैसी होगी? SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर होगी।
थर्ड वो बोल देता है, यहां पर देखना स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपको दिया जाए तो आपको पता है ये जो कार्बन है वो कैसा कार्बन है, अल्फा कार्बन, और ये जो साथ वाला है वो कैसा है, बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन पर अगर H प्रेजेंट है तो कैसी रिएक्शन होगी बच्चे, तो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो E2 मैकेनिज्म होगी। तो E2 मैकेनिज्म से आपको एल्कीन प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर मान लीजिए आपको 2 डिग्री हैलाइड दिया जाए, 2 डिग्री हैलाइड की अगर बात की जाए यहां पर, तो 2 डिग्री हैलाइड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की अगर बात की जाए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में तो देता है SN1, और आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो देगा SN2। तो यहां पर मैं फिर से बता दूं बच्चे कि यहां पर 1 डिग्री जो होता है वो हमेशा ही SN2 दे सकता है, ठीक बात है। 2 डिग्री जो है वो SN1 भी देता है और SN2 भी देता है। 3 डिग्री हमेशा ही कैसा देता है, SN1 देता है, ठीक बात है। तो यहां पर अगर बात की जाए कि SN1 और SN2 का कंपैरिजन, तो 3 डिग्री तो हमेशा ही बैक क्राउडिंग से घिरा हुआ है, जिसके कारण वो क्या देगा, हमेशा ही 3 डिग्री SN1 देगा, और 1 डिग्री में बैक क्राउडिंग नहीं है तो वो हमेशा ही SN2 देगा। अब 2 डिग्री जो है उसके अंदर क्राउडिंग थोड़ी सी है भी और नहीं भी, तो वो क्या कर सकता है, वो सॉल्वेंट के हिसाब से चलता है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, दैट मींस न्यूक्लियोफाइल इतना अच्छा नहीं है, तो वो कह रहा है लिविंग ग्रुप तुम यहां से भाग जाओ, जिससे क्या मिल जाएगा, कार्बोकैटायन मिल जाएगा और SN1 रिएक्शन यहां पर हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहां पर गुड न्यूक्लियोफाइल दे दिए जाए तो वो क्या होंगे, वो कह रहे हैं कि तुम इसको मत जाने दो, हम साथ साथ निकलेंगे। यहां पर क्या होगा, बैक साइड से अटैक भी हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल वो लिविंग ग्रुप भी इजीली निकल जाएगा। दैट मींस यहां पर जो होगी वो SN2 रिएक्शन होगी। तो ये चीज ध्यान में आप रखिएगा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में तो ये SN1 देता है, और स्ट्रॉन्ग अगर आपको न्यूक्लियोफाइल दिया जाए जिसको आप बोलते हैं गुड न्यूक्लियोफाइल, तो हमेशा ये क्या देगा, SN2 रिएक्शन यहां पर देगा। अब मान लीजिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिया जाए, तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, बीटा कार्बन यहां पर प्रेजेंट है, बीटा कार्बन यहां पर जो है प्रेजेंट है 6 बीटा कार्बन, 6 बीटा कार्बन यहां पर प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, इजीली E2 मैकेनिज्म को शो कर देगा। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर अगर आपने SN1 रिएक्शन करवाई, ठीक है, तो SN1 रिएक्शन अगर लो टेम्परेचर पर होती है तो आपको ध्यान है कि हाई टेम्परेचर पर कौन सी हो सकती है, इसी में अगर हाई टेम्परेचर दे दिया जाए तो कैसी रिएक्शन हो सकती है, E1 रिएक्शन भी हो सकती है। ये चीज ध्यान में रखना कि SN1 और E1 में क्या डिफरेंस है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है। अब अगर मान लो आगे फर्दर डिस्कस करना हो कि टर्शरी ब्यूटाइल जो हैलाइड है उसकी बात कर ली जाए, तो 3 डिग्री है, हम जानते हैं ये कैसा है, 3 डिग्री। जब ये 3 डिग्री है तो ये कभी भी क्या नहीं दे सकता, SN2 रिएक्शन शो नहीं कर सकता। यहां गुड न्यूक्लियोफाइल ने इसको खूब यहां पर परेशान करने आए कि तो हम बैक साइड से अटैक करते हैं, तो 3 डिग्री बोल रहा है कि बैक साइड से कहां से अटैक करोगे, एक साइड में तो मेरे बहुत सारे मिथाइल ग्रुप है, तो क्राउडिंग ज्यादा है, तो SN2 रिएक्शन तो यहां पर होने से रही। यहां पर क्या हो सकती है, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, दोनों ही केस में क्या होगी, SN1 रिएक्शन यहां पर होगी। तो यहां पर SN1 रिएक्शन होगी और यहां पर भी SN1 रिएक्शन यहां पर हो सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि SN1 हो सकती है तो E1 भी हो सकती है, और यहां पर SN1 और E1 में क्या डिफरेंस है, खाली टेम्परेचर का डिफरेंस है। हाई टेम्परेचर पर E1 रिएक्शन होती है, जबकि लो टेम्परेचर पर SN1 रिएक्शन अपीयर होती है। अब देखिए यहां पर कि अगर आपने यहां पर दे दिया वीक बेस,
तो वीक बेस के अंदर भी वीक बेस भी क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल, जैसे एक्वस KOH। तो एक्वस KOH के केस में भी यहाँ SN1, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, E1। जब SN1 हो सकता है तो E1 भी आप चेक करें, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर ये SN1 है तो वो होगी लो टेम्परेचर पर, और E1 जो है वो होगी हाई टेम्परेचर पर अपीयर होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया जाए तो वो कैसी रिएक्शन होगी, E2 मैकेनिज्म हमेशा होगी। वो क्या करेगा, वो पहले ही क्या कराएगा, प्रोटॉन को निकालेगा। तो प्रोटॉन और लिविंग ग्रुप एक साथ निकलेंगे एंटी पेरिप्लेनर से, और आपको क्या मिलेगी, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब आपको कंपैरिजन जो है वो बढ़िया सा समझ में आ गया होगा। और हम क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रह जाए तो इसके थ्रू जो है आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं रहेगा। और हम इसके बाद SN1, SN2, E1, E2 के, चाहे MS चौहान के क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी किताब के कोई क्वेश्चन हो, वो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हम इसी के अंदर हम फर्दर डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन को। तो बच्चों अब जो है क्वेश्चन जो आता है वो किस तरीके से आता है हम बात करते हैं। आपको इस तरीके से कोई रिएजेंट दिया होगा और आपको ये सब चीजें लिखी हो सकती है, तो आप इनका अगर प्रोडक्ट बनाना सीख जाओगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सबस्ट्रेट क्या है और सबस्ट्रेट के साथ में रिएजेंट जो है वो क्या दिया हुआ है। ठीक बात है। तो सबस्ट्रेट जो है वो क्या है, यहाँ पर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री ये इधर और इधर, तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड आप ले रहे हैं। तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आप लेते हैं तो SN1 रिएक्शन होने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर दे दिया तो आपको मैकेनिज्म कैसी होगी, E1 मैकेनिज्म यहाँ पर होगी। और E1 जब मैकेनिज्म होगी तो E1 मैकेनिज्म में आप जानते हैं कि बीटा पर H कहाँ है, बीटा पर H जो है वो दोनों साइड हैं। तो आपको जो प्रोडक्ट जो मिलेंगे वो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, एक ये और एक ये प्रोडक्ट आपको यहां पर ऑब्टेन होगा। तो 2 टाइप की एल्कीन आपको ऑब्टेन होगी। ठीक है। तो 2 टाइप में से मेजर जो एल्कीन होगी वो इस तरीके से मेजर होगी, क्योंकि जेसेफ एल्कीन जो बनती है E1 रिएक्शन में वो क्या बनती है, मेजर प्रोडक्ट बनती है। अब देखो आपको दे रखा है एक्वस KOH। अगर आपको एक्वस KOH दे रखा है, अगर आपको बच्चे यहां पर एक्वस KOH दे रखा है तो एक्वस KOH के अंदर क्या होता है, OH माइनस, और ये क्या होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल। और साथ में एक्वस KOH जो है वो वीक बेस है। ठीक है, वो कैसा है, वीक बेस है। अगर मान लीजिए ये वीक बेस है तो अब आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन यहां पर होगी जो वो SN2 मैकेनिज्म होगी। अगर मान लीजिए यहां पर SN2 मैकेनिज्म होती है तो न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल है यहां पर OH माइनस, जो कि बैक साइड से अटैक करेगा। तो आपको क्या मिलेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट यहां पर मिल जाएगा, जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल जो है OH जो है वो वेज पर अटैच्ड मिलेगा। तो मेजर प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा OH माइनस कहां पर आएगा, OH माइनस ये कायरल है क्या, हाँ कायरल है। तो कायरल पर ही क्या हो सकता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो सकता है। तो SN2 रिएक्शन होगी और SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा। ठीक बात है। अब देखो अगर अल्कोहलिक KOH लिया तो अल्कोहलिक KOH में क्या होता है, C2H5OH प्लस KOH। तो आपके पास जो बेस मिलेगा वो कैसा होगा, C2H5O माइनस। और ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर मान लीजिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या करेगा ये एलिमिनेशन करेगा। और एलिमिनेशन करता है तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी एलिमिनेशन करता है, E2 एलिमिनेशन को करता है। तो यहां पर फर्स्ट में क्या बन रहा है, E1 मैकेनिज्म, सेकंड में SN2 मैकेनिज्म, तीसरे में क्या बन रहा है, E2 मैकेनिज्म। जब E2 मैकेनिज्म होगा तो E2 मैकेनिज्म में क्या होता है, सेटजेफ एल्कीन ही बनती है।
और मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, यही वाला होगा। अब आप सोचेंगे कि सर E2 मैकेनिज्म करा रहे हैं, मोर एसिडिक बीटा H निकाल रहे हैं, तो मोर एसिडिक बीटा H तो ये वाला निकालना चाहिए आपको। ठीक बात है आपकी, वो तब निकलता जब E1 CB मैकेनिज्म होती। यहाँ कोई भी कार्ब एनायन नहीं बन रहा है, ठीक है। E1 CB में हम क्या कर रहे थे, E1 CB में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं कि कहाँ कार्ब एनायन स्टेबल बनेगा। जबकि E2 मैकेनिज्म में आप फिर से भूल रहे हो, ये क्या है, कंसर्टेड मैकेनिज्म है। अगर ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है तो कार्ब एनायन और कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है। तो आपको एल्कीन कौन सी बनानी है, वो एल्कीन बनानी है जो एंटी पेरीप्लेनर पर हो। तो कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा और H एंड L कहाँ से निकलेंगे, एंटी पेरीप्लेनर से रिमूव होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो आपको दे रखा है फिर से H2O, दैट मींस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और टेम्परेचर क्या दे रखा है, लो। तो आपके पास यहां मैकेनिज्म होने वाली है 2 डिग्री। आपको फिर से बता देता हूं, 3 डिग्री हमेशा क्या देता है, SN1 देता है। 1 डिग्री हमेशा क्या देता है, SN2 देता है। 2 डिग्री जो है वो SN1 भी देता है और SN2 भी देता है। SN1 कब देता है, PP सॉल्वेंट में, और पोलर एप्रोटिक PA सॉल्वेंट अगर आपको दिया जाए तो वो क्या होगा, SN2 रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर H2O के साथ अगर आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म होने वाली है वो कैसी होगी, SN1 रिएक्शन। और SN1 रिएक्शन होगी तो यहां पर कैसा होता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, HNOH। ठीक बात है, और एक इसका मिरर इमेज भी मिलेगा। ठीक है, तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आपको क्या मिलेगा, OH और H। तो ये दोनों इक्वल अमाउंट में मिलेंगे, जिसको आप बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर आपको ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो आप क्या बनाना सीख गए, आप एलिमिनेशन SN1, SN2, E1, E2 सबको कंपेयर करना सीख गए हो। ये क्या है, फिर से चार्ज पार्टिकल आ गया। 2 डिग्री के साथ चार्ज पार्टिकल होगा तो कैसी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी। और SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल जाएगा, और इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा तो यहां पर क्या मिल रहा है, वेज पर SH ऑब्टेन होगा। तो अब बच्चे आप क्या कर सकते हो, SN1, SN2, E1, E2 सबके क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम करेंगे रिएक्शन विद मेटल को। ठीक है, एल्काइल हैलाइड में हमने क्या कर लिया है, एल्काइल हैलाइड में जितनी रिएक्शंस हैं, ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे जरूर कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है।